Now, they say love can make you travel 1,000 miles. Well, a Pakistani woman proved this true by illegally moving across the border to India to reside with a man who she met on a gaming platform. 27-year-old Seema Ghulam Haider from Pakistan met Sachin, a 22-year-old Indian residing in Greater Noida. This is near the suburbs of the capital city of New Delhi. They connected through the popular online game PUBG. Soon their virtual bond blossomed into love, prompting the Pakistani woman to make a daring journey with her 4 children to India, where they secretly resided in the man's rented apartment. The couple allegedly entered India covertly through Nepal last month. The duo has now been detained by the local police and is undergoing questioning amid concerns about the legality of their situation. The woman's children are also in police custody. सीमा के अंदर ना तो सिंध ना ही पंजाब का कोई भी एमटीआई है, उसकी हिंदी बिल्कुल ऐसी है। मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मेरा वो हिंदी का डिक्शन नहीं है जो सीमा का, मेरे से ज्यादा उत्तर प्रदेश वाली सीमा लगती है। और चूड़ी, बिंदी, साड़ी और मंगलसूत्र, तुलसी माता पे जल चढ़ाना, आरती करना, ये सारी चीजें जो आपने उठाई थी कि कैसे हो सकता है, होता इसलिए है क्योंकि आईएसआई जिन लड़कियों को ट्रेन करती है स्पाइंग के लिए, उन्होंने प्रॉपर एक लैब बनाई हुई है जहां पर देवी देवताओं की पहचान कराई जाती है, उनको पूजा, आरती, अर्चना ये सब करना सिखाया जाता है। हिंदुस्तान का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझाया जाता है कि कहाँ कैसा सब चल रहा है। आपने सीमा की बात करने का तरीका, जिस तरह से वो इमोशनली लोगों को अपने बातों में फंसा रही, उलझा रही है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं तो सनातनी हो गई हूँ, मैंने तो हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया है। तो जिस तैयारी से वो आई है उससे साफ पता चलता है कि उसने सारी चीजें पढ़ी हुई, सीखी हुई, समझी हुई हैं। वो एक 5वीं पास औरत को नहीं पता होता कि राजनीति क्या होती है, एक देश में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें इन सबसे समझ में आता है कि उसको पूरी तरह से तैयार किया गया है, उसको एक्टिंग भी सिखाई गई है, उसको हिंदी भाषा भी सिखाई गई है, उसको हिंदू धर्म का भी पूरा ज्ञान दिया गया है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद उसको फील्ड में जरूर उतारा गया है। और नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक में और मैं हूं आपकी होस्ट आमना खालिद बेग के साथ। नमस्ते, मैं हूं खालिद बेग और स्वागत है आपका हिंदुस्तान दिस वीक, भारत दिस वीक, इंडिया दिस वीक के साथ। एंड हमारे साथ जुड़ी है आज अंबर जैदी। अंबर जैदी किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, नोटेड जर्नलिस्ट। इस वक्त वही इस टॉपिक पे हर जगह पे बात कर रही है। तो वेलकम बैक अंबर। सॉरी, मैं कहने वाला था सीमा गुलाम हैदर। वेलकम बैक अंबर ही रहने दो भाई। नहीं, सुबह से तुम सारे न्यूज चैनल पे तुम ही सीमा गुलाम हैदर कवर कर रही हो और तुम ही दे रही हो बात। तो आई वाज लाइक चलिए सीमा गुलाम हैदर के बारे में बात करते हैं। आधा से ज्यादा इंडिया इस वक्त जानता है सीमा गुलाम हैदर। क्या वो वीर ज़ारा है या क्या वो स्पाई ज़ारा है, तो उस पे हम अंबर और आमना से चर्चा करेंगे। तो पाकिस्तानी लेडी है, 4 बच्चों की अम्मी है, माता है। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से नोएडा। और नोएडा में वो सचिन मीना अपने नए प्यार को, हिंदुस्तान के प्यार से रह रही है। सचिन साहब 22 साल के हैं और सीमा गुलाम हैदर 30 साल के। लेकिन एक चीज जिसको आपने किसी न्यूज में नहीं सुना होगा, और मैं और आमना इस पे बात कर रहे थे, जब वो मिले 4 साल पहले, सचिन 18 साल के थे और ये 26 थे। तो मे बी वो बस माइनर से निकल रहा था। सो एक एंगल फॉर द न्यूज चैनल्स टू कवर। पबजी पे मिले और अब ऑफ कोर्स न्यूज ये आ रही है कि वो पाकिस्तान स्पाई एजेंसी आईएसआई, नोटोरियस स्पाई एजेंसी आईएसआई के साथ जुड़ी होगी, या बहुत सारी चीजें उभर रही है। तो अंबर, पहले आपसे जानना चाहते हैं, आप न्यूज चैनल्स पे बहुत क्लियर है कि ये एक स्पाई ट्रैप है, तो आप इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकते हैं? ऐसी क्या फैक्चुअल चीजें हैं आपको लगता है कि सीमा गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी एजेंट है?
देखिए खालिद, सबसे पहले तो आप और आमना दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर से अपने शो पर मुझे बुलाया। ये बहुत अहम मुद्दा है और 2 हफ्ते से ज्यादा से ये मामला काफी चर्चा इस पे हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेकिन एक बात ये निकल कर आती है स्टार्टिंग में, जब ये एकदम एक न्यूज अपडेट की तरह होना शुरू हुई थी, तो एक ऐसा लग रहा था कि कोई एक महिला है और प्यार के उसमें बॉर्डर और पार करके सीमाएं लांघती हुई कई देशों की वो भारत पहुंचती है अपने प्यार से मिलने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि जिस समय इन दोनों की बात होना शुरू हुई और पबजी के थ्रू, उस वक्त सचिन 18 साल का था और सीमा 27 साल की या 26 साल की, जितने भी, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सीमा जिस तरह से सीमा को लेकर लगातार एक के बाद एक झूठ सामने आए हैं, चाहे उनकी उम्र को लेकर हो, उनके पास 6 पासपोर्ट होना हो। इनफैक्ट एक तो पासपोर्ट उनका ऐसा भी है जिसमें कोई नाम और कोई डिटेल नहीं है। एक 5वीं पास महिला जो सिंध के किसी दूर दराज किसी गांव में रहती है, उसके पास इतने सारे पासपोर्ट्स होना, उसके पास आधार होना, और वो दुबई और वाया नेपाल भारत की सीमा में एंटर करती है। और इतना ही नहीं, वो सीधे नोएडा नहीं आती, पहले वो हिमाचल जाती है, फिर वो नोएडा आती है। और वो नेपाल में भी रहते हैं, नाम बदल कर वो जिस होटल में रुके, उसके जो स्टाफ का भी ये बयान सामने आया है, क्योंकि जब वहां पर चेकिंग हुई तो उन लोगों का सचिन और सीमा नाम ही नहीं था, उन लोगों ने किसी और नाम से वहां पर बुकिंग कराई थी होटल के अंदर। तो काफी एक शातिर औरत लग रही है, क्योंकि अगर हम एक 5वीं पास एक आम महिला की बात करते हैं, तो क्या एक 5वीं पास औरत, वो भी पाकिस्तान जैसी देश में जहां पर महिलाओं को इतनी आजादी नहीं मिलती, भारत की हम बात करें तो भारत में भी जहां पर महिलाएं काफी लिबरेटेड हैं और कहीं भी आ जा सकती हैं, उनके पास भी इतना मुझे नहीं लगता कि इतना कोई एक 5वीं पास औरत सोच पाएगी कि हमें कहाँ से निकल के कौन कौन सी सीमाओं को लांघ करके आपको 4 बच्चे लेकर, मैं तो सोचती हूँ मुझे तो एक बैग उठाना कहीं अगर मैं ट्रैवल कर रही होती तो मुझे मुश्किल पड़ जाता है, कोई 4 बच्चे लेकर 3 देश क्रॉस करके झूठी आईडी पर क्यों आएगा। मान लेते हैं आपको प्यार हुआ है, तो प्यार हुआ है तो आपके पास सीधा रास्ता है, आप कोशिश कर सकते थे कि आप भारत से वीजा मांगने की, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सीधे आपको इतना ही समझ में आया कि आप 3 देशों की सीमाएं लांघकर घुसपैठ करेंगे, फिर यहाँ पर आकर आपने फेक आधार भी पहले से उन्होंने बनवाया भारत में नेपाल सीमा में एंटर होने के लिए। पूरे देश में आप वहां पर रह रहे हैं कई महीने से नोएडा के अंदर, और शादी रजिस्टर करवाने के लिए जब वो वकील के पास जाते हैं तो वकील पुलिस को इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की आईडीज और इस तरह की कई सारी चीजें उनको देखने के लिए मिली, तो ये मामला संज्ञान में आया। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की घुसपैठ हमारे देश में होती रहती है, और घुसपैठ हम सब जानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन लगातार पाकिस्तान कश्मीर के थ्रू और कई सारे बॉर्डर एरिया से करता है। लेकिन ये भी एक नया तरीका है पाकिस्तान का कि जो इस तरह की लड़कियां होती हैं उनको ऐसा ही ट्रेन करता है, प्रॉपर उनको कम से कम 6 महीना की ट्रेनिंग होती है, उसमें लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग हो, या फिर आप किस तरह के किस एरिया में उनको भेजा जाना है, उनका कल्चर और सारी चीजें उनको समझाई जाती हैं, सब कुछ उनका इनफैक्ट उनको एक्टिंग टेस्ट ट्राई सारी चीजें उनकी होती है, उसके बाद उनको टारगेटेड एरिया में भेजा जाता है। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि सचिन ही क्यों, इनफैक्ट एटीएस की जांच में, क्योंकि अब इस पूरे मामले में एटीएस और यूपीएससी वो सारे इन्वॉल्व हो गए हैं, उससे शक जरूर मजबूत हो जाता है कि क्योंकि जैसे ही सीमा का मामला सामने आया तो एक बड़ा पक्ष ये भी कह रहा था कि अरे देखो, सीमा पार से सकीना की तरह तारा और वो वाला एक दोबारा से एक एंगल ला रहे थे कि अरे भाई देखो हमारे देश में आएंगे। हम जानते हैं कि हमारे देश में लोग काफी इमोशनल होते हैं और बड़ा मान सम्मान और प्यार देते हैं। ठीक है, हम मान सम्मान प्यार दें, लेकिन सबसे पहले जो देश की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े उठते हैं, और खासतौर से पाकिस्तान से अगर कोई संदिग्ध हालत में इस तरह से आता है तो उस पर सवाल उठते हैं। और एक बात जो मैं आपको एटीएस की बता रही थी, उसकी जांच में अभी तक सामने ये आया है कि जो सीमा है ये दिल्ली एनसीआर के कई सारे लड़कों से बात करती थी, क्योंकि अगर हम स्पाई की बात करें, उनको एरियाज असाइन किए जाते हैं कि आपको इस एरिया में जाना है। पबजी एक आप जानते हैं कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट गेम है, कोई भी अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान उसको नहीं खेल सकता है। वहां पर लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते हैं, और वो इनफैक्ट इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के लड़कों के साथ साथ वो आर्मी से जुड़े हुए लोगों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संपर्क में आने की कोशिश कर रही थी।
उनके फैमिली से भी, उनके भाई और चचा, इस तरह का ये जानकारी आ रही है कि कई सारे लोग पाकिस्तान आर्मी में हैं। तो बड़े सवाल हैं और कई सारी चीजें हैं जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिसकी को लेकर ये जो थ्योरी थी कि हो सकती है, और जिस तरह से एटीएस और जितनी भी जांच एजेंसियां इसमें आगे बढ़ रही हैं और जांच काफी मजबूत होती जा रही है, तो उससे तो जरूर लगता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास जरूर कोई इनपुट है, तभी इतनी ज्यादा जांच गहराती जा रही है। राइट। आमना, ये तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो पड़ोसी मुल्क है और जो उनकी नोटोरियस स्पाई एजेंसी है, जैसे अंबर ने बहुत बेहतरीन समझाया कि कैसे बहुत सारी लूप होल्स दिख रहे हैं सीमा हैदर के केस में। लेकिन सैडली हमें भी तो इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा ना कि हमारे बॉर्डर्स कितने पोरस है, कि अगर ये तो एक केस है तो ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है कि अगर एक बंदी विद 4 बच्चे, राइट, जिन मतलब जो कि हम 4 बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं उनके नाम पढ़ूंगा। फरहान, जिसका नाम राज बना दिया है, 7.5 साल के हैं। परवा, अब वो प्रियंका बन चुकी है, 6.5 साल की है। परिहा, अब वो परी बन चुकी है, वो 5 साल की है। और मुन्नी 3 साल की। तो ये तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह इस चीज पे भी उठाता है कि हमारे सिक्योरिटी में भी चूक हुई है। हम बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है हाँ, अंबर, यू गो अहेड। नहीं, मैंने सिर्फ आई जस्ट अग्रीड विद दिस। अच्छा। हाँ, एग्जैक्टली खालिद, मैं बिल्कुल सोचती हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल लगता है कि अभी हमें सोचने का टाइम आ चुका है कि नेपाल के थ्रू जितने भी इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन होते हैं उस पे अभी हमें नजर रखनी पड़ेगी। बिकॉज ये जो बॉर्डर है और इसके बीच में जो भी छूट दी गई है लोगों को कि इजी आना जाना हो जाए, इसका एक्सप्लॉयटेशन अभी से नहीं, बहुत पहले से भी होता रहा है। सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं, अलग अलग ऐसे कामों के लिए, इलीगल, चाहे वो ड्रग्स के रिलेटेड हो या कुछ और काम हो, उन सब के लिए यहाँ से इवन जो ये होते हैं नकली नोट्स का भी जो कारोबार होता है, वो भी इस बॉर्डर के थ्रू काफी हुआ है। तो नाउ टाइम हैज कम, क्योंकि अब हम नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ही वैल्यू देने लग गए हैं, महत्व देने लग गए हैं। तो हमें समझना होगा कि इस बॉर्डर को अब और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने की हमें गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। ये पहला केस नहीं है, लेकिन अभी मैं पढ़ रही थी तो इसके पहले एक पढ़ा मैंने, इकरा नाम की लड़की भी ऐसे हैदराबाद में आई थी, एंड शी वाज आल्सो वांटेड। और एक चीज बड़ा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये लड़कियां जो हैं, ये किसी तरह से ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने हिंदू कल्चर को पहले से बहुत समझ रखा है, विच इज वेरी आयरॉनिक गिवन कि आपको पता है पाकिस्तान के हिंदू भी कैसे रहते हैं। मतलब अगर आप उनका कल्चर देखेंगे तो इट्स वेरी विजिबल कि वो भी उस कल्चर में रहते हैं जो कि बहुत उर्दू बोलते हुए, और बहुत ही मुस्लिम्स का कल्चर उनके ऊपर थोपा जाता है बहुत हद तक। वहां पे अच्छा। एक मुस्लिम लड़कियां जो है वो इतने अच्छे से ट्रेंड है कि पूरे हिंदू ही तरीके की, मतलब लगेगी ही कि वो हिंदू लड़की है। ऑल्सो सीमा हैदर के पास 5 पासपोर्ट पाए गए, विच इज वेरी क्वेश्चनेबल कि भाई इसके पास 5 पासपोर्ट क्यों थे। तो मेरा तो पहला, जब मैं पढ़ रही थी तो ये दो ही हुआ कि या तो ये लड़की पागल है, किसके जो भी मन में आता करती है, और या फिर बहुत अच्छे से प्लान किया गया है, बहुत ही अच्छे से सोच समझ के एक एक चीज प्लान की गई है। एंड क्या होता है कि इस तरह की जो चीजें होते हैं ना, प्यार हो गया और ये हो गया, ये नॉर्मल लोगों के लिए बड़ा आसान होता है इसके मतलब इस चीज के अंदर अपना गेम प्लान करना कि हमें तो प्यार हो गया। एंड हनी ट्रैप कोई नई चीज तो है नहीं, लाइक ये हमने देखा है कि कितना घातक हो सकता है और कब से होता आ रहा है। और स्पेसिफिकली आईएसआई एजेंट काफी ज्यादा करता है, गिवन दैट कि उनके जो मीन हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, दे डोंट हैव एनी ethical boundaries or anything, and this they find easiest way to infiltrate. And ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, मतलब जब मैं राजस्थान से हूँ तो मैं वहां पर कई बार न्यूज पढ़ती थी, और ये न्यूज कभी हेडलाइन नहीं बनते, आप लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि कुछ पाकिस्तान के लोग आते हैं और मुस्लिम्स एरिया में बस जाते हैं, क्योंकि बहुत अलग नहीं दिखते हैं पाकिस्तानी, तो अगर उनकी थोड़ी भी ट्रेनिंग हुई तो वो इजिली मिक्सअप हो जाएंगे। एंड फिर उन्होंने इंडिया की मुस्लिम लड़कियों से शादी की है, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, एंड देन उसको मालूम पड़ा कि भाई ये तो इंडियन नहीं है, ये तो पाकिस्तानी है। फिर उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं, बस न्यूज में उतनी नहीं आती है। तो हमें एज अ इंडियन सिटीजन बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। सो आई ऑल्सो अग्री विद अंबर जैदी, मेरे हिसाब से लाइक 90% चांसेस है कि शी इज एन स्पाई। एंड सिर्फ इमोशनल उसमें आकर के हमें बिल्कुल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमारी एजेंसी कर रही है इस पे काम, एंड वी शुड ट्रस्ट देम कि वो अपना काम पूरे अच्छे से कर लेगी।
एंड पबजी तो एक मतलब वे बन गया, ऐसा लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेट करने का, पबजी खेलो, लड़के फंसाओ। एंड ऑल्सो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, खालिद हम बात भी कर रहे थे कि वी ऑल्सो हैव केम अक्रॉस सर्टेन द सेम थिंग। मतलब वो लव एंगल नहीं था, बट सोशल मीडिया पे देयर वाज अ वुमेन, तो उसका नाम नजदा करके था, एंड शी यूज्ड टू टॉक टू अस, ऑल ऑफ अस, चाहे हमसे बात करे, खालिद से बात करे, एंड द अदर पीपल ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया से। वो बड़ी शी यूज टू पोर्ट्रे कि शी इज वेरी सेक्युलर, लिबरल, एंड बिल्कुल फेड अप हो चुकी है जो हो रहा है पाकिस्तान में। बट वी कैन स्लोली स्लोली, स्टार्टिंग में हमें समझ में भी नहीं आता था, हमें लगता था कि एक नॉर्मल है भाई, वो भी बंदी है, एक इंसान है, पाकिस्तान की सिटीजन है। बट बाद में जब वो ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गई ना, तो आपको लगने लगता है कि इतना क्यों उसको इंटरेस्ट आ रहा है। तो सोशल मीडिया के थ्रू आपके फ्रेंड्स बन के भी यू विल नेवर नो, एंड दे ट्राइंग टू गेट द इंटरनल इंफॉर्मेशन कि चल क्या रहा है इनके बीच में, कहाँ पे कौन सी फाइल फॉल्ट लाइन है, किसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, आपके माइंड सेट को समझ करके उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दीज थिंग्स आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू वांट टू ऐड समथिंग खालिद, बिकॉज यू आल्सो नो दैट लेडी वेरी वेल। हाँ, उस प्रोफाइल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, आई होप अभी तक लोगों को अकल आ गई हो, बिकॉज आई रिमेम्बर जब हमने उसको उसका पर्दाफाश किया तो उसने बहुत टॉक्सिक ट्वीट्स और टॉक्सिक पोस्ट बनाए हमारे अगेंस्ट की, इन लोगों ने कहा कि मैं एजेंट हूँ। बट व्हाई वुड एन एवरेज पाकिस्तानी वुमेन फर्स्ट बिकम कॉमन फ्रेंड्स विद 50-100 ऑफ योर एफबी कॉन्टैक्ट्स, देन ज्वाइन 3 इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ इंडिया, एंड वहां पे वो उनको बोल रही कि सेकुलरिज्म क्या है और क्यों वो मोदी को सेकुलर नहीं देखती, और एट द सेम टाइम हनी ट्रैप हो जा रहा है जहां सब कह रहे हैं कि हाँ हमें भी पिक्स आती है, और एट द सेम टाइम जब हम स्लोली स्लोली उसको डिसाइफर करने लगे, तो जब हम पाकिस्तान के बारे में कुछ कहने लगे तो फिर वो फॉल्स इक्विवेलेंसेस आ गए, और यहाँ से लोग इतने बेवकूफ थे कि दे लाइक हम तो चलिए खुश है, हमारे साथ चैटिंग करती है, तो ये हमने देखा। वापस आना चाहेंगे सीमा गुलाम हैदर के केस में। एटीएस उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिज्म स्क्वाड को बहुत आश्चर्य हुआ है आज कि इसने बहुत एलोक्वेंट इंग्लिश बोली है, जो कि मतलब जिसको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती हो वो बोली है इसने। और ऑब्वियसली जैसे कि अंबर ने भी कहा कि उसके फैमिली रिलेशंस भी हैं, भाई पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, और अंकल भी आसिफ भाई पाकिस्तान आर्म, और अंकल गुलाम अकबर भी पाकिस्तान। लेकिन अगर मान भी लो वो स्पाई नहीं है, लेकिन मामला तो इलीगल इमिग्रेशन का है, तो इसमें जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही सैडली हमारा सोशली लो आईक्यू, इमोशनल, जो कि हमारी स्ट्रेंथ भी है, बट उसको प्लीज थोड़ा आप नेशन नीड्स टू यूटिलाइज दैट एज इट्स स्ट्रेंथ, नॉट टू गेट वेपनाइज्ड अगेंस्ट ना। मतलब आप चलिए, मतलब वीर ज़ारा चल रहा है और मनोज बाजपेयी उनके वो गुलाम हैदर है, और हमारे सचिन मीना, हाँ, और ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मतलब लोगों के बीच में शादी नहीं होती है, एब्सोल्युटली होती है, बिल्कुल लीगली शादी होती है, आपको वीजा मिलेगा, आप बताइए, रिश्ते हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, घर है यहाँ पे जहाँ मैंने देखे हैं कि पाकिस्तान की बहुएं यहाँ पे आई हुई हैं, और ऐसा भी है कि कुछ हिंदू जो स्पेशली एलीट क्लास है, उन्होंने शादी करके यहाँ से लड़कियां लेके गए हुए हैं। तो शादियां होती हैं, रिश्ते होती हैं, किसने मना किया है आपको? लेकिन आप लीगल तरीके से आइए ना, ये इलीगल आने के क्या तरीका है, फिर उसमें लव का चाकू लपेटने का। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो खड़े होते ही हैं। लेकिन आमना आप एक बात कह रहे थे ना कि जिस तरह से वो रहती है, उसका पहनने ओढ़ने का तरीका बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक टिपिकल हिंदू महिला है, शादीशुदा, जिसको कोई भी शक नहीं कर सकता। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो मुसलमान है या हिंदू है। वही चादर ओढ़ते हैं ऊपर से महिलाएं, जैसे कि पाकिस्तान में मुस्लिम औरतें ओढ़ती हैं, उर्दू बोलते हैं, टिपिकल पंजाब के हो तो पंजाब वो उनके अंदर पंजाबी एमटीआई आता है, सिंध के होते हैं तो सिंधी एमटीआई आता है, दोनों में फर्क साफ महसूस होता है। तो सीमा के अंदर ना तो सिंध ना ही पंजाब का कोई भी एमटीआई है, उसकी हिंदी बिल्कुल ऐसी है, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मेरा वो हिंदी का डिक्शन नहीं है जो सीमा का, मेरे से ज्यादा उत्तर प्रदेश वाली सीमा लगती है। और चूड़ी, बिंदी, साड़ी और मंगलसूत्र, तुलसी माता पे जल चढ़ाना, आरती करना, ये सारी चीजें जो आपने उठाई थी कि कैसे हो सकता है, होता इसलिए है क्योंकि आईएसआई जिन लड़कियों को ट्रेन करती है स्पाइंग के लिए, उन्होंने प्रॉपर एक लैब बनाई हुई है जहां पर देवी देवताओं की पहचान कराई जाती है, उनको पूजा, आरती, अर्चना ये सब करना सिखाया जाता है।
हिंदुस्तान का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझाया जाता है कि कहाँ कैसा सब चल रहा है। आपने सीमा की बात करने का तरीका, जिस तरह से वो इमोशनली लोगों को अपने बातों में फंसा रही, उलझा रही है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं तो सनातनी हो गई हूँ, मैंने तो हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया है। तो जिस तैयारी से वो आई है उससे साफ पता चलता है कि उसने सारी चीजें पढ़ी हुई, सीखी हुई, समझी हुई हैं। वो एक 5वीं पास औरत को नहीं पता होता कि राजनीति क्या होती है, एक देश में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें इन सबसे समझ में आता है कि उसको पूरी तरह से तैयार किया गया है, उसको एक्टिंग भी सिखाई गई है, उसको हिंदी भाषा भी सिखाई गई है, उसको हिंदू धर्म का भी पूरा ज्ञान दिया गया है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद उसको फील्ड में जरूर उतारा गया है, और वो एक बात ये रही कि वो पकड़ी गई, जो कि एक अच्छी भी बात है। और आगे, क्योंकि अभी हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त नजदीक है, बड़ा कुछ भी हो सकता था, या पता नहीं किस तरह की प्लानिंग हो सकती थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है एंटी इंडिया इस तरह की जो हरकतें हैं वो लगातार करता है, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन करता है, और जो हनी ट्रैपिंग के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करता है। पिछले अभी अगर हम कुछ दिनों की भी बात करें तो कई सारे केसेस सामने आए हैं। और अगर ये जो 4 बच्चों की बात एक और हो रही थी आमना, खालिद के 4 बच्चे लेकर कैसे एक महिला आ जाएगी बेचारी, वो तो प्यार में आई है। एक ये भी आ रहा है, मैं खुद माँ के सचिन के गांव गई थी अभी परसों, तो हम एक घर में गए थे, तो वहां पे एक लड़की थी हमारी एज की, तो वो कहती थी कि सचिन तो मतलब अपनी जो अपना लोकल भाषा थी उसमें बोल रही थी कि सचिन को कोई एक आदमी जानता नहीं, उससे कोई बात नहीं करता, उसकी शक्ल देखो, वो किसी से बात ही नहीं करता था, उससे कोई बात नहीं करता था। आज दुनिया भर के स्टेटस पे लग रहा है, सारे मीडिया पे छाया पड़ा है, ऐसा कैसा सचिन हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि सचिन ऐसा नहीं कि बहुत हैंडसम कोई लड़का हो, बहुत कोई अमीर हो। तो 4 बच्चे लेकर एक महिला, हम महिलाएं हम सब जानते हैं कि एक महिला जब भी किसी रिश्ते में आगे बढ़ती है तो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखती है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो एक अपनी उम्र से पता नहीं कितने छोटे, क्योंकि उनकी उम्र पे भी बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि उनकी तो कोई बात सच्ची नहीं है, अपने से बहुत छोटे एक लड़के के साथ जो अपने आप को नहीं संभाल पाता, वो बॉर्डर पार से 3 देश क्रॉस करके 4 बच्चों के साथ आ जाती हैं। तो मतलब वो इतनी प्यार में अंधी हैं कि अपने शौहर का जो उनके थे उनका भी घर बेच आई, जो कि सपोजिटली उन पे जुल्म करते थे, उनका घर बेच दिया उन्होंने। और उनके शौहर कहते हैं कि मैं तो उनको लगातार 70 से 80 हजार रुपए महीना का खर्चा बेचता था। और बड़े सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो खुद ही सीमा को उलझा देती हैं। तो ये सारी चीजें उम्मीद करते हैं कि जांच आगे बढ़ रही है। तो लेकिन वही बात है कि बड़े गांव में जितने ज्यादातर लोग थे, तो कह रहे थे सारी ले आओ, हम तो सबको रख लेंगे, क्या हो गया अगर एक आके हिंदू हो भी गई, तो हमारी भी तो कितने सारे हिंदू वहां पे शादी उनको कर ली जाती है और उनको उठा लिया जाता है। तो मतलब ये जरा मानसिकता देखिए कि वहां पर जो हिंदुओं पर जुल्म होता है, बच्चे को उठा लिया जाता है, उनका फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, उनका रेप किया जाता है, कोर्ट उनकी बात नहीं सुनती, सरकार इस पे खामोश रहती है, और ये सारी साजिश में एस्टैब्लिशमेंट सब शामिल होते हैं, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है मामले की गंभीरता। तो ये बड़ी विडंबना है, जैसे कि आपने कहा कि ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन हम उसको जो इसका वेपनाइजेशन हो रहा है, ये भी मतलब एक बड़ा खतरनाक है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी चीजें हमारे ही अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही हैं। यू नो एक और चीज जो आपने कही अंबर, आई गॉट थिंकिंग अबाउट इट। सचिन एक इंट्रोवर्ट है जिसको कोई गांव में नहीं जानता, राइट? 18 साल का था जब ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। असल विक्टिम तो फिर सचिन है, बिकॉज मैप आउट वो लड़के किए गए हैं जो लोनर्स हैं विद इन इंडिया, जो इंट्रोवर्ट्स हैं, जिनको कोई नहीं जानता, कुछ ऐसी स्पेशल बात है नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि स्पेशल बात होनी चाहिए, बट आप ही आपकी प्रोफाइलिंग हो रही है, और ऐसे लड़कों के साथ जब एक ठीक ठाक सुंदर लड़की बात करना शुरू करे, तो उसके लिए तो जीवन की वो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती है, और उसके बाद फिर तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे ना। मतलब अंबर ने ये बात कही, और बहुत कम लोगों ने इस बात पे तवज्जो दिया है कि अगर ये जब गई और किसी ने कहा कि सचिन को गांव में कोई नहीं जानता, तो ये एक बहुत लोनर है जो एंटी सोशल भी हो सकता है कई हद तक, और उसके लिए तो ये सब बहुत बड़ी मरहम है ना ये चीज की। अच्छा, बॉर्डर पार शादीशुदा भी है, उसके बाद भी इंटरेस्टेड है मुझ में, तो दीज आर टॉप लेवल साइऑप गेम्स, साइकोलॉजिकल 4th जनरेशन वॉरफेयर गेम्स प्लेड बाय नेबर स्टेट। आमना, दूसरी चीज पे जो अंबर ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि इमोशनल पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ, कम से कम फैनेटिकल तो नहीं है पाकिस्तान जितनी, बट इमोशनल है कि
अंबर उनको कहना चाहती है कि ये आप कह रहे हैं चलिए सनातन धर्म में आ गई है, लेकिन आप देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे ये एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, राइट? ये कोई एक्सेप्टेड नहीं है, और इलीगल इमिग्रेशन इज द मेजर इशू, राइट? स्पाई भी हो सकती है, राइट? और फिर अंबर ने कहा हमें पता है कि हिंदुओं के हालात वहां क्या है, और वो दुनिया से छुपा नहीं है, वेस्ट पे उसके डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं, उनको वो दिखता नहीं है। इसी वक्त आमना जो एक रिएक्शन आया है हिंदू वहां के एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल से टुवर्ड्स हिंदू, एज वी स्पीक सिंध में 30 हिंदू उन्होंने होस्टेज रख दिए, किडनैप कर दिए, जिसमें वुमेन और मेन है। 2 मंदिर डेमोलिश हो गए, जिसमें 150 ईयर ओल्ड हेरिटेज मंदिर है, और एक सिंध में है, एक कराची में, ठीक है? ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट वो दे रहे हैं एक ऐसी मजलूम माइनॉरिटी को जिनको ऑलरेडी उन्होंने खत्म तो कर ही दिया है, राइट? और जो बाय कॉन्स्टिट्यूशनली सेकंड क्लास सिटीजन है। आपने प्रिंट में आर्टिकल में ये आर्गुमेंट दिया आमना कि ये सारा जुड़ा है टू नेशन थ्योरी और होस्टेज थ्योरी के इसमें रूट्स हैं, तो उसको अगर आप समझाएं दर्शकों को कि ये जो रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान में, और उनके जो एब्सोल्युटली हॉरिबल क्रीचर्स लाइक मियां मिट्टू है, जिसने सीधे कहा है कि अगर ये वापस नहीं आई तो हिंदूज विल सफर, तो ये तो बेरहमी है वहां, और इसमें उनका पूरा समाज ही इन्वॉल्व है, राइट? तो अगर आप कहें जो आपने प्रिंट में कहा है आपके आर्टिकल में कि ये होस्टेज थ्योरी और टू नेशन से जुड़ा है, तो इसकी जड़ों के बारे में आपने इसको कैसे एनालाइज किया? अब मैं उसके बारे में बात करती हूँ, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा ये एड्रेस करना चाहती थी जो अंबर ने बोला कि मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो भी तो वहां पे लड़कियां उठा ले जाते हैं तो एक आ गई तो क्या, बट फर्क समझिए ना, वहां वो लड़कियां फोर्सफुली उठाई जाती एब्सोल्युटली। हैं, अबडक्शन होता है, रेप होता है। यहाँ आप उसको लाएंगे और आप उसको अच्छे से रखेंगे, प्यार करेंगे, बहू बना के रखेंगे, तो ये कोई किसी तरह का वो है ही नहीं। मतलब किस तरीके का कंपैरिजन है ये? आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, देन आप किस बात की खुशी मना रहे हैं? आप सिर्फ बेवकूफ बन रहे हैं। ये बात उनको समझनी पड़ेगी, समझनी चाहिए। एंड अग्री टू खालिद कि चाहे अगर वो सच में ये प्यार भी है, चलो हम लोग स्केप्टिकल हो रहे हैं, तब भी हम ये अलाउ नहीं कर सकते, वरना जिसको देखो वो यही मुंह उठा करके इस तरह से आना स्टार्ट कर देगा, और ये एक तरीके का ट्रेडिशन बन जाएगा विच वी कैन नॉट अफोर्ड। तो हम नहीं कर सकते। अगर आपको आना है, आपको प्यार भी करनी है, शादी भी करनी है, लीगल वेज है, इंडिया ने कभी मना नहीं किया। लोग विजिट करने आते हैं यहाँ पे, इंडिया विजिट करने पाकिस्तान भी जाते हैं, क्या गवर्नमेंट ने मना थोड़ी कर रखा हुआ है? बट इलीगल से तरीके से नहीं होगा। अच्छा, इस जो मेन क्वेश्चन खालिद आपने पूछा है, बेसिकली मैं आर्टिकल इस बारे में सोच रही थी कि ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब ना इंडिया का कुछ लेना देना है, ना किसी हिंदू का लेना देना है। एक मुस्लिम लड़की है, उसका खुद का डिसीजन है, वो आती है, मे बी वो स्पाई भी होगी, लेकिन वो आती है और वो इंडिया के एक लड़के से शादी कर लेती है, लेट्स से। एंड उसका रिएक्शन इतना गंदा आता है कि पूरी की पूरी जो ऑलरेडी सफरिंग पॉपुलेशन है, जो सफर कर रही है, उसको टारगेट करने का और एक्सक्यूज मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो टारगेट नहीं होंगे, हिंदू तो फिर भी टारगेट होंगे, बट ये और बड़ा एक्सक्यूज मिल गया उनको टारगेट करने का, जस्टिफाई करके कि हम तो जस्टिफाई कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। किस तरीके, किस लिए लड़ रहे हैं? ये दो माइंडसेट जो मैं बोल रही थी, एक तो होस्टेज थ्योरी जो दी गई थी कि यहाँ के जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान के, वो होस्टेज रखे जाएंगे इस एवज में कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी है, स्पेसिफिकली मुस्लिम है, अगर उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो हम इसका बदला यहाँ से लेंगे। सो इंडिया ने कभी इस तरह की किसी पागलपंती, मैं बोलूंगी इस तरह के पागलपंती वाले थ्योरी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हमने तो टू नेशन को भी नहीं किया एक्सेप्ट, और हम उसका जीता जागता प्रमाण है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम साथ में रह सकते हैं एक पूरे सिस्टमैटिक इक्वल सिटीजन के जैसे। बट क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है, जहां वो ये चीज में बिलीव करते हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ हिंदुओं को रखा ही प्रताड़ित करने के लिए। कुछ भी होगा तो वो उसके रिस्पॉन्स में प्रताड़ित करेंगे, कुछ उनके मन के भी अगेंस्ट होगा तो भी वो करेंगे, इन जनरल भी। इवन जब बाबरी मस्जिद का पोस्ट वायलेंस था, उसमें कुछ 30 मंदिरें इन्होंने तोड़ी थी, और कितने लोगों को मारा था, कितने लोग को प्रताड़ित किया था, अपने ही लोगों को। तो ये अपने ही हिंदू पॉपुलेशन को भी अपना नहीं देखते, क्योंकि उनके सर्टेन बिलीव्स हैं, जो बिलीव्स इंडिया की मेजोरिटी से मिलते हैं, तो वो उनको इंडिया से जोड़ के ही देखते हैं और हर एक चीज पे लिए उनको प्रताड़ित करते हैं। होस्टेज थ्योरी के अलावा मुझे इससे ज्यादा इसमें लगता है कि जो टू नेशन थ्योरी है, वो एक एक्सटेंशन है उम्मा कंसेप्ट का। जब हम उम्मा कंसेप्ट की बात करते हैं तो वहां पर एक सिमिलर आइडियोलॉजिकल ग्रुप के लिए एक नेशन का इमेजिनेशन किया जाता है। तो एक ऐसे उम्मा की, एक ऐसे नेशन की इमेजिनेशन है जो कि
जो नेशन बाउंड्री है उसके भी परे जाती है, जिसके अंदर जितने भी लोग हैं सिटीजन वो मुस्लिम हैं। तो जब आप इस तरह के क्योंकि मुस्लिम और हिंदू क्यों साथ में नहीं रह सकते, इसीलिए ना, कल्चर अलग है। और कल्चर क्या है, सारे मुस्लिम्स का कल्चर एक है। तो जो वो उम्मा कंसेप्ट है वो कभी भी आपको नॉन मुस्लिम्स को एज ए योर ऑन सिटीजन एक्सेप्ट ही नहीं करने देगा। तो आपको अपने हिंदू पॉपुलेशन की, अपने क्रिश्चियन पॉपुलेशन की कभी नहीं परवाह होगी, लेकिन आपको कहीं दूर बैठे जो है पैलेस्टाइन के बंदे को अभी आप अपना मान रहे हो, कभी टर्की के बंदे को भी, कभी सऊदी के बंदे को, जिनको कोई खुद नहीं मानता, वो लात मारते रहते हैं, बट पाकिस्तान वाले उसी माइंडसेट में जीते रहते हैं। एंड वही जो माइंडसेट है, मैं ये नहीं कहती कि हर पाकिस्तानी उसी माइंडसेट में जीता है, बट एक बहुत बड़ा सेक्शन उस माइंडसेट में जीता है। और इसलिए हमेशा पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उनको अदर देखता है, और उनको एक जरिया देखता है बदला लेने के लिए, कुछ भी होगा बदला उनसे लेंगे। तो यही दो चीज जो माइंडसेट है, मैंने उसको वो किया था। बट बहुत इंपॉर्टेंटली एक बात और मैंने पॉइंट आउट की थी कि हिंदुओं के अगेंस्ट जो टारगेट वायलेंस है वो किसी इंसिडेंट का भी वेट नहीं करती है। वो सिर्फ इसलिए भी टारगेट होते हैं क्योंकि वो हिंदू हैं। एंड लाइक रिसेंट 1 महीने पहले ही कुछ 13 हिंदुओं को बहुत मारा गया क्योंकि उन्होंने एक सत्संग किया था अपने मंदिर में। इसलिए वो अटैक उनके ऊपर होता है क्योंकि वो हिंदू हैं और वो अपना प्रे करना चाहते हैं जिस तरह से वो प्रे करते हैं। तो जो ये एक माइंड सेट है ऑफ काफिर, और काफिर वर्ड से उतना प्रॉब्लम नहीं है मुझे। काफिर अगर आप सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि कोई है जो नहीं इस्लाम मानता, वो काफिर है। लेकिन उसके साथ जो डेफिनेशन है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, जो उसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच कर दी है, डिह्यूमनाइजेशन है, वो प्रॉब्लम है। जब आप उसको उस तरीके से देखोगे तो आप हमेशा उसको दुश्मन दुश्मन मानोगे, और हमेशा उसको जो है कि यू वुड बी लुकिंग फॉर इट कि कब जो है हम इनको सबक सिखा सके। एंड आई थिंक मैंने उसी आर्टिकल में एक्सप्लेन किया है कि एक बहुत बड़ी इनसे ये भी बहुत गलतियां होती है कि जब इनके ऐसे इनकी जो रिगिडिटी है टू इंटरप्रीट थियोलॉजी, वो कभी ये ऑल्टरनेटिव देखना ही नहीं चाहते। कोई गांधी जैसा अगर हो इनके तो उसको भागना पड़ता है, जो बोलता था कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं है, काफिर का ये मतलब नहीं है, लुक इनटू इट, इसके अलग भी एक्सप्लेनेशन है। तो वो 2010 में अपना पाकिस्तान छोड़ के निकलना पड़ा क्योंकि थ्रेट, फैमिली को थ्रेट हो गया था। एंड दे शुड लुक इनटू कि किस तरह से जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है वो बात कर रहे हैं इस पे कि आज के वर्ल्ड में इस तरह से वर्ड यूज करना जो ऑफेंसिव है बहुत, या किसी को डिह्यूमनाइज करता है, इसकी जरूरत नहीं है, एंड वी डोंट नीड इट। तो ये चीजें पाकिस्तान को भी समझनी पड़ेगी। बट आयरनी ये है ना कि पाकिस्तान का आइडिया ऑफ पाकिस्तान ही इसका जड़ है। मतलब हम कहाँ तक जाएंगे इनको इस चीज को एड्रेस करने, इनको अपने आइडिया ऑफ पाकिस्तान को जाकर के एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि उसका बेस ही टू नेशन थ्योरी है जो बिगेटेड है। तो उसी माइंडसेट को मैंने अपने प्रिंट के आर्टिकल में बेसिकली एड्रेस किया है। आमना, आपने तो हिंदुओं की बात की, तो हिंदू, क्रिश्चियन और जो बच्चे कुछ सिख है वहां, उनकी तो हालत खराब ही है। बट अंबर, हम तो देखते हैं कि उनकी तो शिया पॉपुलेशन भी काफी फियर में रहते हैं। आप खुद एक शिया हैं, यहाँ लाइक ये हमारे वजूद में भी नहीं आता कि आमना सुन्नी है, मैं सुन्नी हूँ, आप शिया है, और इंडिया में कभी सुना ही नहीं है, राइट? ना कोई शिया ऑपरेशन है ना सुन्नी, और जो भी ऑपरेशन है वो दिमागी ऑपरेशन है, जुल्म हो रहा है हिंदू मेजोरिटी से, राइट? तो अंबर, यू समवन हु फॉलोज पाकिस्तान सो क्लोजली, शिया काफिर तो कितने कॉमन स्लोगन्स रहे हैं बड़े जलसों में। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट सम 100 और 1000, राइट? इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही अंबर, आपने भी ये स्टोरी सुनी होगी कि वापस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो था, खैबर पख्तून में, वहां शियाज को वापस एक अटैक किया गया, राइट? जस्ट अ वीक बैक, राइट? तो मतलब हिंदूज को आगे बढ़ के भी इस शिया, इवन दो द फाउंडिंग फादर इज अ शिया, लाइक जिन्ना, सो उस पे इफ यू कुड टेल अस कि हाउ मच फियर में शिया स्टे देयर। खालिद, देखो, अगर जो आमना ने एक बात कही, उम्मा के कॉन्सेप्ट पे बात उन्होंने कही, मैं उस पे थोड़ी बात, और ट्यूनेशन, और जो आपने एक ये सवाल उठाया शिया ऑपरेशन पे, उस पे भी बात करूंगी। सबसे पहले तो अगर हम पाकिस्तान के अगर टू नेशन थ्योरी की बात करें, तो जब जिन्ना मुंबई से फ्लाइट लेकर कराची के लिए यहाँ से, मतलब जब भारत का विभाजन हुआ था, वो जा रहे थे, तो जिन यूपी और बिहार के मुसलमानों ने जिन्ना के पाकिस्तान बनाने में साथ दिया था, तो उनको तो वो यहीं छोड़ गया था, और उनसे उन्होंने जाते वक्त ये बात कही थी, और ये बात उन्होंने जो इश्तियाक अहमद साहब है, उन्होंने अपनी
किताब में लिखी है। उन्होंने ये कहा था कि अब आप यहीं पे रहो और इस देश के साथ आप वफादारी करो और अपना यहीं पे जीवन आगे अपना देखो। तो उन्होंने तो टू नेशन थ्योरी पे तो उन्होंने पंटर वहीं पे ही मार दिया। तो आप जिन लोगों ने आपसे मांग की थी, जिन जो आपके साथ में थे, उनको आप यहीं पे छोड़ गए, तो मतलब आप तो खुद ही एक्सेप्ट करते हो कि यहाँ पर मुसलमान रह सकते हैं, उनको आप छोड़ के गए कि इस देश में रहो और इस देश में अपना आगे जीवन देखो। दूसरी बात, उम्मा की कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम उम्मा की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो मुसलमान, अगर हम पूरे मुसलमानों को देखें जो कि हम ग्लोबली ये मानते हैं कि सारे मुसलमान एक है, सपोजिटली उम्मा, उसमें तो हर एक फरका दूसरे फरके को काफिर कहता है। हिंदू तो छोड़िए, बेचारे वो तो काफिर ही है, सिख काफिर है, क्रिश्चियन काफिर है, जूस भी काफिर है, सब दोजख में जलेंगे, पकौड़े उनके तले जाएंगे। लेकिन आप तो अपने मुसलमानों को ही मुसलमान नहीं मानते। आप अहमदिया को, अभी बकरीद गई है, बकरीद मनाने के जुर्म में कई सारे लोगों के ऊपर एफआईआर, 30 या 40 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, और ये बाज़ाब्ता उनके कानून में है कि अहमदिया अपने आप को मुसलमान नहीं बोल सकते, अपनी इबादतगाह को वो मस्जिद नहीं बोल सकते। शियाओं के लिए अगर एक छोटी क्या बोलते हैं, एक छोटी जो किराने की शॉप होती है, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि काफिर शिया यहाँ पर नहीं आए, उनको सामान नहीं मिलेगा। तो एक छोटी सी जो गली मोहल्ले की दुकान होती है, जहां पर इतना ज्यादा रेडिकल इस्लाम लोगों को सिखाया जाता हो, उस देश से आप किस तरह की उम्मीद करेंगे? वहां पे तो उम्मा का कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाता है। वो उम्मा में भी नहीं बिलीव करते, वो तो आज तक यही नहीं समझ पाए कि आखिर इस्लाम क्या है। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया में अभी हमने देखा है कि मोहम्मद बिन सलमान काफी प्रोग्रेसिव उनकी अप्रोच नजर आ रही है, और उन्होंने इनफैक्ट जूस को लेकर भी उन्होंने अभी उनका रिसेंट जो टेक है वो ये है कि हम अपने जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं उन सब से एंटी जू जो भी जितनी भी सारी चीजें उनको हटा देंगे। उसके बाद पाकिस्तान में ही भूचाल मच गया। वो तो इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के मौलाना सब कहते हैं एमबीएस को कि ये तो जूस का एजेंट है, ये तो मुसलमान नहीं है। जस्ट इमेजिन के मोहम्मद बिन सलमान वो जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई वो वहां पे रहते हैं। हमसे ज्यादा बेहतर वो अरबी को समझते हैं, कुरान को समझते हैं। जो कहते हैं कि हदीस कई सौ साल बाद आई तो उसकी ऑथेंटिसिटी को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। उनको कहते हैं जब भी वो कोई प्रोग्रेसिव अप्रोच या कोई स्टेप लेते हैं तो उनको यहूदियों का एजेंट कर दिया जाता है। इनफैक्ट यूएई ने तो इसराइल के साथ अच्छे रिश्ते बना भी लिए हैं, और अब सऊदी भी। क्योंकि अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो कोएग्जिस्टेंस तभी हो सकती है जब हम एक दूसरे के जो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करें, उनका रिस्पेक्ट करें। आप दूसरों को काफिर काफिर बोलते रहेंगे, फिर जब आप पब्लिकली किसी ऐसे सवाल का सामना होता है तो आप कहते हैं कि नहीं, काफिर तो ऐसा नहीं तो वैसा होता है, जो बिल्कुल ही किसी भी तरह के गॉड में विश्वास न रखे वो काफिर होता है। तो जब तक इन सारी चीजों पर, जैसे कि आमना ने कहा कि इन सारी चीजों के ऊपर हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन अब स्टेप उठा रही हैं, तो मुझे लगता है कि एक ऑफिशियल जैसे काफिर शब्द है, इस तरह की जितनी भी कंट्रोवर्शियल टर्म्स हैं उनके ऊपर, और जितनी भी कंट्रोवर्शियल हदीसें हैं जिसमें वायलेंस की बात होती है या हेट्रेड टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज या अदर रिलीजन, उनके ऊपर मुझे लगता है एक पॉजिटिव नैरेटिव लेके आना इन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी बहुत पहले से। मुझे लगता है अभी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मुसलमान इन सारी चीजों की वजह से ग्लोबली उनको जिन नामों से नवाजा जाता है वो किसी से छुपे भी नहीं है। और मैं किसी और को बिल्कुल भी, मैं अपने आप को विक्टिम नहीं समझती। गलती है हमारे पूरे जो पूरा सिस्टम है, ये उम्मा है, उसकी गलती है, क्योंकि हमें इतना जिहाद फी सबिलिल्लाह पाकिस्तान में सिखाया जाता है। हर एक इंसान को खुद को छोड़कर सबको काफिर बोलना सिखाया जाता है। आप को जो पसंद ना आए उसको आप मार दें। आप हिंदुओं को तो छोड़िए, हिंदुओं को पर पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के इल्जाम में मारा जाता है हिंदुओं को। प्रसन्नता श्री कुमार, आपको जो श्रीलंका के एक वर्कर थे, पाकिस्तान में काम करते थे, उनकी हत्या हुई थी। मशाल खान आपको याद होंगे, वो तो एक मुस्लिम स्टूडेंट थे। तो इनफैक्ट एक लास्ट ईयर एक बुजुर्ग बेचारे जो शायद दिमाग से वो ठीक भी नहीं थे, उनको किस तरह से भीड़ ने मारा था। आए दिन पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं एकदम आम है। तो और इन सारी चीजों को
सरकार एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करता है। और आप मियां मिट्ठू की बात कर रहे थे, मियां मिट्ठू को लेकर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मियां मिट्ठू के साथ जो है आईएसआई एस्टेब्लिशमेंट का पूरा उनके साथ, उनके सर पे हाथ है। उनके साथ आईएसआई की बड़ी सिक्योरिटी होती है, आईएसआई की गाड़ियां होती हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट द्वारा प्लॉटेड एक आदमी है जो इसी मिशन पे काम करता है कि जितनी भी हिंदू पॉपुलेशन है उनकी लड़कियों को अबडक्ट करो, उनको उनका रेप कराओ, फोर्सफुल कन्वर्जन करो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन सारी घटनाओं की सुनवाई पाकिस्तान जो कोर्ट्स हैं उनमें भी नहीं होती। इनफैक्ट छोटी छोटी बच्चियां होती हैं 5, 7, 8, 10, 12 साल की, उनकी सुनवाई उनको मिलने अपने पेरेंट्स से नहीं दिया जाता। इनफैक्ट अभी एक ताजा मामला है दिया कुमारी का, वो शादीशुदा और उनके बच्चे हैं और उनका इसी तरह से उनका रेप होता है, जबरन धर्म परिवर्तन कराकर दूसरे आदमी के हवाले कर दिया जाता है और पुराने पति और बच्चों से उनको मिलने की इजाजत ही नहीं है। तो जहां पर सुनवाई ना हो, जहां पर, वहां पर आप मुसलमानों की तो क्या ही बात करते हैं, जहां पर हिंदुओं को तो छोड़िए, मुसलमानों पर शियों की बात करते हैं, अहमदियों की बात करते हैं। तो शियों को लेकर आपने सवाल किया था, तो अगर जैसे कि क्वेटा है, खैबर पख्तूनख्वा, इस तरह की जहां पर डेंस पॉपुलेशन है, आपको याद होगा कि बड़ी जो सड़कों पर बड़ा वो निकला था, एक बहुत बड़ा लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, मार्च हुआ था जिसमें काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगे थे। तो बड़ा सवाल है उन लोगों से जो पाकिस्तान के अपने आप को बड़े नेता और अपने आप को एक कौम कहते हैं कि हम एक मुसलमान हैं, हम उम्मा हैं। शुरुआत उनकी अलहम्द से और अल्लाह के नाम से, तस्बीह के दानों से होती है। वो इंसान को इंसान नहीं समझते। चलिए मैं तो कहती हूँ आप मुसलमान तो आप बाद में बनिएगा, पहले आप इंसान बन जाइए। अगर हम इंसान बन जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा भला होगा एक मुसलमान बनने से। तो वहां पर कोई इंसान नजर नहीं आता, सिर्फ एक मुसलमान है जो इस्लाम के नाम पर किसी को भी मार सकते हैं। उनके पास लाइसेंस है, उनके पास ये हथियार है कि आपको किसी को भी मार दीजिए क्योंकि आप एक अच्छे मुसलमान हैं। तो ये कौन सा इस्लाम है, मेरी समझ से तो बाहर, बिल्कुल बाहर है। और मुझे लगता है आप दोनों को भी बिल्कुल समझ नहीं आता होगा ऐसा कोई भी इस्लाम। तो पाकिस्तान में तो एकदम अंधेर नगरी चौपट राजा है, ना कोई कानून है, ना कोई इन सब पे कंट्रोल करने वाली कोई व्यवस्था है। यूनाइटेड नेशंस के पास पाकिस्तान पहुंच जाता है अगर फ्रांस में या स्वीडन में कोई भी ऐसी घटना होती है मुसलमानों को लेकर या कुरान को लेकर, वो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन आपके ही देश में जो हिंदू बच्चियां हैं या और भी किसी भी धर्म की बच्चियां हैं, वो लगातार उनका अबडक्शन होता है, रेप होता है, फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। और हर एक इंसान इस बात को ब्लेटेंटली डिनाई करता है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उनसे क्या उम्मीद की जाएगी कि वो किसी के हक की बात करें। लगातार जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी इबादत गाहों पे हमले होते हैं, शियों की मामबार गाहों पे, मस्जिदों पे, पूरे रीजन में हमले होते हैं। तो क्या ही बोलूं, कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे इंसिडेंट्स हैं। तो पाकिस्तान तो एक वो बेशर्म देश है, या भारत के इतिहास में कहेंगे वो काला धब्बा है जो दुनिया के इतिहास में, क्योंकि अगर दुनिया के नक्शे पे देखें तो पाकिस्तान वो धब्बा है जो पूरे इस विश्व को कहीं ना कहीं कलंक बन के लगा हुआ है पूरे दुनिया के ऊपर। राइट। नहीं, और हम आए वक्त देखते हैं ना, पिछले एक हफ्ते में ही हमने देखा कि शियास पे अटैक हुआ खैबर पख्तून में, राइट। तो फिर शिया सुन्नी क्लैशेस हुए, उसके बाद ये आपने वहां के जो 1-2% बचे कुचे हिंदूज हैं उनको किडनैप कर दिया, रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर दिया उनके टेम्पल पे। मंदिर के ऊपर मियां रॉकेट मिट्टू लॉन्चर। मियां मिट्टू ने और वो कह जो दिया। आप बात कर रहे थे ना खालिद, जो कराची के मंदिर की बात करें, वो जो जी। है वो लैंड ग्रैबिंग का केस है। और उनको सिर्फ बहाना चाहिए, इसको सीमा का तो बहाना है, वो लैंड ग्रैब करके वहां पे शॉपिंग मॉल बनने वाला है। तो पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। वो अपनी इबादतगाह के अलावा किसी और के, किसी धर्म का कोई सम्मान नहीं है। एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, 150 साल पुराना मंदिर है। भले ही आप चलिए नहीं मानते, लेकिन कुछ चीजें, कल्चर भी कोई चीज होता है, एक हेरिटेज भी कोई चीज होती है। मतलब आप कुछ नहीं समझते, आप कौम बनाना चाहते हैं धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर कौमें नहीं बनती हैं, एक कल्चर होता है, एक इतिहास होता है। लेकिन पाकिस्तान ना तो जो उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, या भारत की, ऑफ कोर्स भारत से ही ओरिजिन पाकिस्तान की होती है, वो उनको ही डिनाई करता है। तो ऐसे इंसान जिसकी जो अपनी आइडेंटिटी को ही एक्सेप्ट नहीं करता, उस देश से आप क्या उम्मीद करेंगे? एग्जैक्टली। और ये सारा एक हफ्ते में हुआ। लाइक हफ्ते पहले
शियाज पे हुआ अटैक विद इन द खैबर पख्तून, फिर उन्होंने वहां टेम्पल डेमोलिशन कर दिए सिंध और कराची में, फिर ये तो उन्होंने रेगुलर रॉकेट है लॉन्चर। ये सारी चीजें। अब क्योंकि सीमा का मामला बहुत ज्यादा चर्चा में हो रहा है तो मीडिया में बहुत ज्यादा बात हो रही है। अदरवाइज क्योंकि मैं क्लोजली पाकिस्तान और इन सारी चीजों को मैं वॉच करती हूँ और देखती रहती हूँ, तो ये आए दिन कोई ना कोई हर हफ्ते कोई इस तरह की कई सारी घटनाएं सामने आती हैं पाकिस्तान से। अभी एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ है पेशावर में 2 दिन पहले, वो भी मतलब इट्स लाइक एवरी डे वहां या तो कुछ माइनॉरिटी ऑपरेशन होता है, या तो विद इन फेथ के जो माइनॉरिटीज है शियाज, या विद इन अब मेजोरिटी भी जो अलग फिरके हैं फेथ में उनको अगेंस्ट, राइट। तो वो होता है, या तो फिर वो किसी कंट्री से भीख मांग रहे होते हैं, जैसे अभी सऊदी ने थोड़ी दे दी है, फिर यूएई ने दे दी है, चाइना ने, IMF ने भी दे दी, और प्राइम मिनिस्टर ट्विटर पे लिख रहा है कि शुक्र है मिल गया, और सब लोग कह रहे हैं कि तो वो यहाँ अपनी कुछ देश बड़ी हैं, उपलब्धि मान रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ कुछ देश हैं हमारे जैसे कि जो चाह रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि चांद पे चंद्रयान ठीक से पहुंच जाए, और वहां पे पाकिस्तान की फेवरेट गेम ये है कि मुस्लिम कौन है, हु इज द ट्रू मुस्लिम, और उसके लिए लेकिन आप ब्लेम किसको करोगे, बाकियों को, मतलब ये सही मुस्लिम नहीं है, वो सही मुस्लिम बट नहीं है। ये जो मैंने बोला था ना कि बेसिकली जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बना ही इनका कंट्री जिस आइडिया पे है, कहाँ तक छोड़ेंगे उसका पीछा। उनको जा करके अपने जब उनका वो हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, वहां जाके ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम गलत थे, 2 नेशन थ्योरी गलत था, और फेथ के बेस पे नहीं बनना चाहिए कोई भी रियासत। और ये जो सपना है कि नेशन बनेगा, नेशनहुड बनेगा, इस्लामिक मदीना बनेगा, वही गलत था। एंड हिंदू मुस्लिम या कोई भी 2 कल्चर या नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। कल्चर पहले अलग बोलना ही गलत बात है, हिंदू के भी कल्चर मुस्लिम के सेम ही है, बट फेथ अलग है तो उन्होंने कल्चर ही अलग मान लिया। जब तक वो वहां नहीं जाएंगे और अपने आइडेंटिटी क्राइसिस तो खत्म नहीं करेंगे, कोई होप नहीं है ज्यादा। क्योंकि अब इनके है ही ये बना जब इस पे कि हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी, तो फाइट तो इसी को लेके चलेगी ना कि किसकी ज्यादा मुस्लिम आइडेंटिटी। एंड क्योंकि ये आपने मिक्स कर दिया है पब्लिक लाइफ में, तो इस्लाम इनका बचा क्या है। वो कुछ लोग होते हैं ना जो नमाज दिखाने के लिए ज्यादा पढ़ते हैं, अल्लाह से कलेक्ट होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, लाइक वी ऑल नो ऐसे मुस्लिम अपने आसपास। यस। हाँ, तो ये यही यही इनका नेशनल गेम मुझे कंपैरिजन लगता है। बहुत ज्यादा है ना हमारे कैरेक्टर्स में कि अरे भाई दिखा दो, बस दिखावा कर दो। एग्जैक्टली exactly. जबकि पढ़ना ऐसा है आपको नमाज की, आपको अल्लाह से बात करनी है, आपको अपने अल्लाह से मुख करनी है। पूरी दुनिया को मतलब वो कहते हैं ना, बल्कि कुछ लोग कहते थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो वाला एक्चुअली नमाज पे अप्लाई होना चाहिए कि आपने नमाज पढ़ लिया, अल्लाह से बात कर ली, कोई जरूरत नहीं है इसका वो ढिंडोरा पीटने की। बट पाकिस्तान का तो मुझे लगता है नेशनल गेम ही यही है, हर चीज में, साइंस हो, कुछ भी बात हो, हर चीज में पहले इस्लाम ला करके रख देते हैं। और इस्लाम के बेसिस पे वो फिर वो एक्स कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, तकफीर करना, फिर वो स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज देन एक पल तो आपने कर दिया ना कि बेस पे बना दिया कि कौन नहीं है मुस्लिम, कौन है मुस्लिम। अब वो कौन है अरे मुस्लिम। आपने जो साइंस और इसकी बात की, आपकी बात बीच में कट रही है। मैं एक कोई पाकिस्तान नहीं। के एक सीनियर राइटर थे, उनसे बात करी थी, तो वो बता रहे थे कि यहाँ तक कि हमारे जो रिसर्च और पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको भी हम मतलब वो कह रहे थे कि रद्दी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी रिसर्च और सारी साइंटिफिक ये सारी चीजें होती है उनको पहले इस्लामिक नजरिए से उनको जांचा जाता है, उसके बाद वो अप्रूव होती है। तो वो कह रहे थे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सारा सिलेबस खराब हो गया है, अरे यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सब रद्दी कबाड़ा है। एक बार तो उनके यहाँ मीटिंग हुई थी साइंस की, एंड दे वांटेड टू कम अप विद सम काइंड ऑफ मेजरमेंट जिससे ईमान नापा जा सके। ये रियल है, आप गूगल करना पड़ोगे। मेरा तो दिमाग वो हो गया कि ऐसा कोई कैसे बैठ सकता है कि हम ऐसा कुछ इजाद करेंगे जिससे कोई ईमान मारो मुझे, कोई मारो। तो जिसका ईमान। आई एम नॉट सरप्राइज्ड भावना, बिकॉज फेवरेट गेम तो हर मुस्लिम का वहां यही है ना कि कौन कितना मुस्लिम है। वही तो बोल रहे हैं। Exactly. फिर क्या करेंगे उससे, जिसका 10 से कम पॉइंट हुआ उसको हलाल कर दो। Exactly. उसको संसार करो, मारने का अगर तुम्हारे कमाया तो मैं और खालिद तुमको मारेंगे पकड़ के। बट एक और चीज है आमना, मैं क्यों नहीं देखता कि ये लोग नहीं, इनकी क्रिटिकल मेजोरिटी, बिकॉज माइनॉरिटी करेजेस है उनकी, एंड बाय दैट माइनॉरिटी आई मीन जो सेक्युलर पाकिस्तान, लिबरल पाकिस्तान, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहते हैं 20 करोड़ में जो वो है वॉइसेस, लेकिन वो एक मेजोरिटी, एक रेडिकल मेजोरिटी के अगेंस्ट है। कंट्रीज में उल्टा होता है, जैसे इंडिया हैज अ पीसफुल मेजोरिटी and there are sections of minority voices which are
radical. And I hope people don't catch me. I'm saying that minorities are radical. I'm saying out of the entire population, majority is this across communities, and there is a section of radicals. But Pakistan mein ulta hai. The majority is radical, and there is a peaceful minority which is saying ki, let's be like India, right? And they have a challenge because majority us minority ko radical कहती है. तो टू बी दैट पाकिस्तानी मस्ट मतलब दिमाग तो खराब होता ही होगा. लेकिन एक और चीज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू आमना, वो जो टू नेशन थ्योरी है, मुझे क्यों नहीं लगता कि जब तक वजूद में है ये क्यों नहीं खत्म होगा. बिकॉज 71 में जब वो प्रूव हुआ, जब कंट्री दो में टूट गई, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान उनका उनका जो वेस्ट पाकिस्तान है वो टूट के बिखर गया, बोला हम आपके साथ नहीं रहना. तो रिलीजन वो ग्लू नहीं था, बिकॉज लैंग्वेज बांग्लादेशी से हमें नहीं रहना तुम्हारे. वो तो तब नहीं समझे वो, राइट. तो एक तो प्रॉब्लम है जो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं बियॉन्ड अ पॉइंट, लाइक ठीक है करो यार. लेकिन जो उनका एंटी इंडिया हेट्रेड है, स्पेसिफिकली एंटी हिंदू मेजोरिटी हेट्रेड है, वो तो बुनियाद है, वो वजूद है, एवरीडे एग्जिस्टेंस का पार्ट है, एक्सटेंशन है एकेडमिक सर्कल्स का, थॉट प्रोसेस का कि इंडिया हेट. और इसीलिए उनको अपने आप को तसल्ली देनी होती है कि यहाँ के मुसलमानों की हालत खराब है, क्योंकि उनको बोला गया कि यहाँ खराब होगी. लेकिन रियलिटी वो मानेंगे नहीं कि यहाँ की मुस्लिम 100 गुना आगे, 100 गुना बेहतर जिंदगी है, और वो कभी नहीं जाना चाहते, एक्सेप्ट फॉर जो यहाँ हमारे प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो जिनको मैं कहता हूँ इंडियन बाय कन्विक्शन और इंडियन बाय सिटीजन, पाकिस्तानीज बाय कन्विक्शन, वी नो हु दे आर. तो वो भी कभी नहीं जाएंगे. तो ये मैं कहना चाहता था कि not only is it about Muslim identity, it's also about Hindu hate, and they're very clear about it. वो बहुत बहुत clear है. And यहाँ मैं collective की बात कर रहा हूँ, एक majority की, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, but एक idea से ये चल रहा है. तो इसी के साथ I think we will leave our दर्शक with this thought कि ultimately सीमा गुलाम हैदर क्या है, is it वीर ज़ारा part 2, गदर part 3, या फिर एक it's a mystery as of now. तो आई थिंक हमने सीमा के अलावा काफी कुछ और भी कवर कर लिया. एंड थैंक यू अंबर. बाहर ज्यादा चले गए. हाँ, आई थिंक बट इम्पोर्टेंट है ये कॉन्टेक्स्ट देना, बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली इट्स गुड कि ये कॉन्टेक्स्ट आ गया. बट खत्म करने से पहले एक चीज में मतलब जस्ट अ थॉट जो मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ, जो मेरे दिमाग में, कि मुझे समझ नहीं आता कि जो बचे कुछ माइनॉरिटी है पाकिस्तान के या हिंदू हैं, उनको बचाया कैसे जा सकता है. आई मीन देयर इज ओनली वन वे आई फील समटाइम कि उनको फ्री हैंड दिया जाए कि आपको आना है तो आ जाओ. लेकिन वो भी कुछ अच्छा खासा पॉपुलेशन है, तो हम एक साथ भी उनको नहीं ले सकते, बट धीरे धीरे करके अगर उनको, बिकॉज आप एक चीज देखो ना कि वो जो सबसे बेचारा तबका है, सबसे बेचारा क्यों, क्योंकि मुसलमानों ने तो वोट दिया था पाकिस्तान फॉर्मेशन के लिए. आई एग्री, अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, सबको नहीं मौका मिला था देने का वोट, तो वी कैन नॉट से कि वो किस तरफ वोट देते किस तरफ नहीं देते. बट वो पाकिस्तानी हिंदुओं को तो कोई वो भी नहीं मिला था कि तुमको, वो उन्होंने ना डिमांड की थी कि हमको अलग नेशन चाहिए, ना उन्होंने ये कहा कि हमको यहाँ रहना है या वहां रहना है. वो तो वहां थे, वहीं रह गए. मतलब दे लाइक कुछ भी उनका रोल नहीं है, एंड वही जो है एक विक्टिम बनते हैं. तो समटाइम आई थिंक कि वी शुड एज ए नेशन आल्सो थिंक कि उनका क्या होगा और कैसे उनको सेव करें. इनफैक्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालों को सोचना चाहिए कि ये जो बच्चे खुचे हैं इनका कैसे मतलब इनका. अरे आमना, आपकी बात है, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो इन लोगों ने कितना हंगामा किया. ऐसे ही लोगों के लिए तो था और ऐसे ही लोगों के लिए तो है. और इनफैक्ट शिमला समझौता, ये सारी चीजों की हम बात करते हैं, ये सारी चीजें तो वही सो कॉल्ड सेक्युलर, जितने भी सेक्युलर लोग हैं जिनकी खालिद ने बात की कि पाकिस्तानी इज बाय कन्विक्शन, वो लोग कितना उन्होंने इस देश की नाक में दम किया. पूरे ग्लोबली इस मुद्दे को छाला गया. जो लोग अपने आप को ह्यूमन राइट का वो बोलते हैं, झंडा बरदार बोलते हैं, तो वो लोग उसके अगेंस्ट में उतरे. तो क्या उम्मीद करेंगे. भारत में तो प्रोविजन है, लेकिन वो लोग इंटरेस्टिंगली वो हिंदू नाम वाले लोग ही हैं, मतलब ज्यादातर वो प्लेटफॉर्म तो उन्हीं का है. ये मुझे समझ नहीं आता. बिल्कुल. सो ऑलराइट, ऑन दैट नोट हम अपने दर्शकों को वी लीव देम विद दैट थॉट कि आखिर सीमा हैदर की क्या मिस्ट्री है, और we will come to know about it more and more in the next few weeks. So thank you so much for watching today. Please do like, share and subscribe. Thank you, Amber, for joining us, and of course hope to have you more often on the podcast. It's Definitely. a lot of fun shooting with you. Yeah. Thank you. All right, bye everyone. Bye.